फ्रेंड, आइए आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गहड़वाल वंश। आइए आज गहड़वाल वंश पे चर्चा करते हैं। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आज का ये वीडियो है। गहड़वाल वंश की जहाँ तक बात है तो गहड़वाल वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो होता है चंद्रदेव। संस्थापक गहड़वाल वंश का संस्थापक, देखिए किसी भी राजवंश के संस्थापक शासक से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% आप लोग मान के चलिए। जब भी होगा तो इसके संस्थापक के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो जहाँ बात आएगी संस्थापक की तो इस वंश का संस्थापक शासक होता है चंद्रदेव। चंद्रदेव याद रखिएगा, संस्थापक शासक कौन था? चंद्रदेव गहड़वाल वंश का संस्थापक शासक होता है। और गहड़वाल वंश के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है सारनाथ लेख। ठीक है, सारनाथ लेख से इसके बारे में बहुत सारे अन्य जानकारी के भी माध्यम है जहाँ से इनके बारे में हमें पता चलता है। चंद्रदेव इस वंश का पहला संस्थापक शासक होता है। और उसके बाद इस वंश का अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है गहड़वाल वंश का जो ये कहें कि गहड़वाल वंश का जो शक्तिशाली शासक होता है वो होता है गोविंद चंद। गोविंद चंद गहड़वाल इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। इसका जो पिता होता है मदन पाल, इसका पिता होता है मदन पाल। और मदन पाल को मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको बंदी बना लिया था, इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इसे बंदी बना लेते हैं। और जब इसको बंदी बना लेते हैं तो बाद में जो है गोविंद चंद गहड़वाल इसका उत्तराधिकारी होता है। और ये जब शासन सत्ता पर आसीन होता है तो इसने जो है मदन पाल को मुस्लिमों के कारागार से इसको छुड़ा कर लाया। कुछ विद्वानों ने तो ये कहा कि मदन पाल को छुड़ाने में गोविंद चंद ने कुछ पैसा मुस्लिमों को दिया था, और कुछ विद्वानों का कहना है नहीं, संघर्ष के बाद इसको छुड़ाया गया था। तो बहरहाल जो भी कारण रहा हो, लेकिन इसने अपने पिता को मुस्लिम आक्रांताओं के चंगुल से इसने छुड़ाया। और ये इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। यूँ कहें तो गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है तो गोविंद चंद होता है। गोविंद चंद की जो पत्नी थी कुमार देवी, ये पूछा जाएगा। कुमार देवी का एक अभिलेख मिला है जिसको सारनाथ कहते हैं, सारनाथ लेख। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सारनाथ लेख किसका है, तो आप बता सकते हैं कि कुमार देवी का है। कुमार देवी किसकी पत्नी थी तो गोविंद चंद गहड़वाल की पत्नी होती है कुमार देवी। और कुमार देवी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कुमार देवी किस धर्म के अनुयायी थी तो बौद्ध धर्म की। ठीक है, ये बौद्ध मतानुयायी थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, गोविंद चंद गहड़वाल ने कलचुरियों को पराजित किया था। कलचुरियों के साथ साथ इसने जो है सोलंकियों के साथ इसकी मित्रता थी। जयसिंह सिद्धराज के बारे में ये कहा जाता है कि उसने एक राजनयिक, चूँकि जयसिंह सिद्धराज का गहड़वालों के साथ राजनयिक संबंध के बारे में पता चलता है। दोनों के बीच में आपस में संबंध अच्छे थे, रिश्ते अच्छे थे। और उसके बाद गोविंद चंद के बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है उसका नाम होता है विजय चंद। ठीक है, विजय चंद इस वंश का अगला शासक होता है। और विजय चंद के बाद जो शासक होता है जिसका नाम है जयचंद। याद रखिएगा, जयचंद की पुत्री का नाम क्या था ये भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। और संयोगिता का जयचंद ने एक स्वयंवर रचाया हुआ था। और उस स्वयंवर में अपने समय के सब सारे सम्मानित राजागण को इसने बुलाया था। लेकिन इसका जो है चहमान वंशी, इसका जो समकालीन शासक होता है, चाहमान कहे चाहे चौहान कहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहमान वंशी शासक होता है पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन शासक होता है चौहान वंशी। और इससे इसकी शत्रुता थी, इसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और छिपके से चोरी छिपे आकर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले जाता है। और इसी के कारण दोनों के बीच में शत्रुता और बढ़ जाती है। तो बाद में इसने जो है संयोगिता से विवाह कर लिया
और ये भी इसकी शत्रुता का एक कारण बन जाता है जयचंद के। जयचंद का मोहम्मद गोरी के साथ भी युद्ध हुआ था। गजनी का एक शासक था गजनी गौर का, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। इसने मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर के युद्ध में 1194 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ये बड़ा फेमस युद्ध है चंदावर का युद्ध, पूछा जाएगा किसके किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। जयचंद प्लस मोहम्मद गोरी, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में ये चंदावर का युद्ध होता है। और ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है जयचंद को अचानक में इनकी आंख में तीर लग जाता है। और वो तीर किसने चलाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वो तीर चलाया था। और उस तीर से जो है जयचंद अचानक में गिर जाता है, अपने जिस हाथियों पे सवार होकर युद्ध करता है और हाथी के ओहदे में गिर जाता है और बाद में इसकी पराजय होती है। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि चंदावर के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो जयचंद की, ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी पराजय के साथ ही गहड़वाल वंश की सत्ता का अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। अगर ये पूछे कि गहड़वाल वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो गहड़वाल वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम था हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र गहड़वाल वंश का अंतिम शासक होता है, ये जानते रहिए। अब यहाँ से जो गहड़वाल वंश से आपसे क्वेश्चन जो बनेंगे जिससे पूछा जाएगा, तो इसमें ये पूछा जा सकता है, पहला सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी भी राजवंश का, हमने आपको बताया ही, पहला संस्थापक राजा पूछा जाता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बता सकते हो चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक शासक है। क्रम के बारे में कभी कभी देता है, क्रम की बात करेगा तो चंद्रदेव के बाद हो जाएगा मदनपाल, उसके बाद गोविंदचंद, फिर विजयचंद और उसके बाद जो है आपका जयचंद हो जाएगा। अगर ये क्रम किसी भी राजा के क्रम को पूछता है तो आप क्रम बता सकते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है पूछेगा तो वो हो जाएगा हरिश्चंद्र, ठीक है। गहड़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था ये भी पूछता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो जाएगा गोविंदचंद। इस वंश का कुमार देवी किसकी पत्नी थी ये पूछा जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बता सकते हो कि कुमार देवी जो है वो गोविंदचंद गहड़वाल की पत्नी थी। सारनाथ लेक किसका है ये पूछेगा तो कुमार देवी का है। कुमार देवी किस धर्म को मानती थी? तो बौद्ध धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्मावलंबी थी कुमार देवी, ठीक है। और जयचंद की पुत्री का क्या नाम था ये पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो कि संयोगिता इनकी पुत्री का नाम था। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बता सकते हो। जयचंद और मोहम्मद गोरी कब हुआ इसकी डेटिंग भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनके गहड़वाल वंश से संबंधित आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। गहड़वाल वंश के बाद अगला जो वंश है वो है परमार वंश, ठीक है। अब गहड़वाल वंश से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं परमार वंश। परमार वंश, ठीक है। परमार वंश का जो संस्थापक शासक होता है जिसने परमार वंश की नींव रखी वो संस्थापक शासक होता है उपेंद्र। उपेंद्र कहीं कहीं उपेंद्र राज देता है, लेकिन जानते रहिएगा जब भी पूछा जाएगा परमार वंश का शासक कौन था उपेंद्र। अगर राज भी लिख के देता है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो परमार वंश का शासक होता है उपेंद्र राज, ये इस वंश का। अब परमार वंश का जो पहला ये कहें कि इस वंश को जिसने एज स्वतंत्र स्थिति में लाया और इसकी जो है सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो परमार वंश का राजा भोज होता है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। लेकिन इस वंश का एक शासक होता है जिसका नाम होता है परमार शासक मुंज। मुंज के बारे में ये कहा जाता है परमार वंशी राजा होता है मुंज। मुंज की कई सारी उपाधियाँ हैं। इसकी उपाधियों की बात करेगा, अमोद वर्ष किसकी उपाधि है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो अमोद वर्ष जो उपाधि होती है वो किसकी होती है? तो परमार शासक मुंज की, ठीक है। अमोद वर्ष किसकी उपाधि थी? तो परमार शासक मुंज की। और अन्य इसकी कुछ उपाधियों के बारे में पूछ सकता है। परमार शासक मुंज की कुछ और उपाधियां हैं अगर पूछे तो इसकी अन्य उपाधियां हैं श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ।
तो जानते रहिएगा जब भी पूछे श्रीवल्लभ और पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, ये इसकी उपाधियां हैं, श्रीवल्लभ और पृथ्वी वल्लभ और अमोदवर्ष, ये तीनों किसकी उपाधियां हैं? तो परमार वंशी राजा मुंज। इसका कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा तैलभ द्वितीय के साथ इसका संघर्ष होता है और ये कहा जाता है कि परमार वंशी राजा मुंज ने तैलभ द्वितीय को 6 बार युद्धों में पराजित किया और ये हर बार उसको पराजित करने के बाद छोड़ देता था। लेकिन इसने अब अपने मन में ये विचार बनाया कि कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा की राजधानी में जाकर अब उसे पराजित करना है। लेकिन इसका जो मंत्री होता है रुद्रादित्य, उसने उसके मना किया, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करते हुए मुंज ने जो है उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में ये मुंज पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद तैलभ द्वितीय ने इसको कारागृह में डाल दिया। जब तैलभ द्वितीय ने इसको परमारवंशी राजा मुंज को कारागृह में डाल देता है तो वही कारागृह में इसकी देखभाल के लिए तैलभ द्वितीय ने अपनी बहन मृणालवती को नियुक्त किया था इसकी देखभाल करने के लिए। बाद में दोनों के बीच में प्रणय संबंध हो जाता है, प्रेम हो जाता है और इसने इसको मुंज को निकालने के लिए इसके योग्य सेनापतियों और मंत्रियों ने जो है नीचे नीचे, जहाँ जिस कारागृह में ये बंद था उस कारागृह के नीचे नीचे उन लोगों ने सुरंग बना दी और इसको इस बात की खबर होती है। मुंज जो है जब मृणालवती से मिलने आती है तो ये इस मुंज ने मृणालवती से कहा कि कल तो मैं चला जाऊंगा, इसके बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। तो सारा वृतांत इसने पूरा राज बता दिया, कैसे कैसे इसके नीचे, जेल के नीचे से सुरंग बनाई गई है और कैसे मुझे निकालने की व्यवस्था की गई है। जब इस बात की खबर मृणालवती को होती है तो मृणालवती ने पूरी जानकारी अपने भाई तैलभ द्वितीय को दे दी। जब इसने ये इस पूरी घटना के बारे में जानकारी अपने भाई तैलभ द्वितीय को दे दी तो तैलभ द्वितीय ने मुंज को जो है इसकी बड़ी नृसिंह हत्या कर दी। और उसके बाद मुंज के मरने के बाद, जब मुंज की हत्या कर दी जाती है तो मुंज के मरने के बाद जो अगला इस वंश का शासक होता है वो होता है सिंधुराज। मुंज के बाद अगला शासक होता है सिंधुराज। और सिंधुराज के बारे में ये कहा जाता है, इस पद्मगुप्त परिमल में एक ग्रंथ लिखा नव शशांक चरित। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि नव शशांक चरित किसकी रचना है, नव शशांक चरित ये पद्मगुप्त परिमल की रचना है। नव शशांक चरित लिखा, उसी में सिंधुराज के बारे में बताया कि सिंधुराज ने जो है तैलभ द्वितीय की राजधानी पर उसने भी आक्रमण कर दिया और उस समय जो है तैलभ द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था उसने उसको युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इस तरीके से इसने परमारवंशी राजा मुंज के अपमान का इसने बदला ले लिया। सिंधुराज नाम जानते रहिएगा, कभी कभी नाम पूछ सकता है सिंधुराज, याद रखिएगा, ठीक है। और सिंधुराज के बाद इस वंश का एक शक्तिशाली राजा होता है परमार वंश का, जो जिसको कहते हैं परमारवंशी राजा भोज, या कहीं कहीं इसका नाम सिर्फ राजा भोज मिलता है। याद रखिएगा, इतिहास में 2 भोज राजाओं के नाम बड़े फेमस हैं तो और, लेकिन 2 नाम बड़े फेमस हैं। पहला है मिहिर भोज, जो प्रतिहार वंशी राजा होता है मिहिर भोज, और ये परमार वंशी राजा भोज। इसके नाम के साथ सिर्फ भोज लगा होगा, लेकिन उसके नाम के साथ मिहिर भोज लगा होगा। इस बात के अंतर को जानते रहिएगा, नहीं तो यहाँ से आपको आने वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसकी जो राजा भोज होता है, इसकी 2 उपाधियाँ बड़ी फेमस उपाधियाँ हैं राजा भोज की, कविराज, कवि बांधव। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कविराज किसकी उपाधि थी, तो आप बता सकते हो परमारवंशी राजा भोज की उपाधि होती है कविराज और कवि बांधव। कवि बांधव, कविराज और कवि बांधव, ये दोनों उपाधियाँ आपसे पूछी जाती हैं कि ये दोनों उपाधियाँ किसकी हैं, तो आप बता सकते हो ये दोनों उपाधियाँ परमारवंशी राजा भोज की होती हैं, ठीक है। और चालुक्य के साथ इसका भी युद्ध होता है और इसने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया। गुजरात के चालुक्य वंशी राजा जो इसके इस आक्रमण को देखकर भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है और वो राजधानी को छोड़कर भाग जाता है। और इस पर यहाँ पर
परमारवंशी राजा भोज का अधिकार हो जाता है। और ये अपने समय का एक शक्तिशाली राजा होता है। इसने युद्ध विजय के साथ साथ युद्ध विजय ही नहीं किया, ये विद्वान, स्वयं विद्वान भी था और विद्वानों को आश्रय भी प्रदान किया था। इसके दरबार में कई सारे विद्वान हमेशा निवास करते थे और इसके दरबार को सुशोभित करते थे। ये कहा जाता है कि ये सरस्वती का, इसने अपनी राजधानी में एक सरस्वती का मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी के बारे में कुछ 2 पंक्तियाँ मिलती हैं। ये कहा जाता है कि परमारवंशी राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि इसके मरने पे कहा गया कि अद्यधारा निराधारा निरालंब सरस्वती, अद्यधारा निराधारा निरालंब सरस्वती, सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगते। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त की गई है, तो ये परमारवंशी राजा भोज के लिए प्रयुक्त की गई है कि अद्यधारा निराधारा निरालंब सरस्वती, आज धारा नगरी जो है निराश्रित हो गई है, निरालंबा सरस्वती, सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगते। राजा भोज के मरने के बाद विद्वानों का इतना बड़ा प्रशंसक, विद्वानों को आश्रय देने वाला एक महान राजा आज इस धरती से विदा हो गया। तो इस तरीके से जानते रहिएगा, ये सरस्वती का एक बड़ा पुजारी होता है। तो कभी कभी यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सरस्वती का अनन्य भक्त कौन शासक था। अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा परमारवंशी राजा भोज। इसीलिए जो है इसने अपनी राजधानी में सरस्वती का एक मंदिर बनवाया हुआ था। तो जब भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। परमारवंशी राजा भोज ने अपनी राजधानी को उज्जैन से हटाकर धारा नगरी को स्थापित किया था। तो जब भी अगर आपसे पूछे कि किसने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर धारा नगरी स्थापित की थी, तो ये परमारवंशी राजा भोज होता है। इसी ने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी। तो अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि परमार शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो आप बता सकते हैं धारा या धारा नगरी, ठीक है। तो परमारों की राजधानी कहाँ थी, धारा या धारा नगरी इनकी राजधानी होती है, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो। और इसने शिल्प शास्त्र, सम्रांगण, सूत्रधार, कृतकल्पतरु आज जैसे कई सारी रचनाओं को इसने लिखा था परमारवंशी राजा भोज ने। भोज के बाद जो है इस वंश में अगर ये कहें कि और अन्य कई शासक हुए, जय सिंह, उदयादित्य, लेकिन इस वंश का जो अंतिम राजा होता है वो होता है यशोवर्मा, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक होता है यशोवर्मा। कभी भी अगर आपसे पूछे तो यशोवर्मा इस वंश का अंतिम शासक होता है, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद जो है इस वंश का अंत हो जाता है, परमार वंश का अंत हो जाता है। तो परमार वंश से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे भी जब से अभी आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं परमार वंश के बारे में। मुंज के कुछ दरबारी कवि हैं, उनके नाम भी बता सकते हैं आपसे अगर कभी पूछे तो। धनिक, धनंजय, धनपाल, धनिक, धनंजय, धनपाल जैसे कुछ ऐसे दरबारी इतिहासकारों के नाम मिलते हैं। धनिक, धनंजय, धनपाल, धनपाल, ठीक है, इन्हीं के समय के हैं। जब भी कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इनसे आने वाले जो संभावित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जरा सा आइए इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। तो इससे जो संभावित आने वाले क्वेश्चन होंगे परमार वंश से, तो पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि परमार वंश का संस्थापक राजा कौन था, तो उपेंद्र था। और इस वंश का अगर कहे सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो परमारवंशी राजा भोज होता है। और ये कहे कि किसका कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा तैलभ द्वितीय से 6 बार युद्ध हुआ था, तो अगर ये ऐसा पूछता है तो ये परमारवंशी राजा मुंज होता है। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोद वर्ष किसकी उपाधि है, कभी भी अगर आपसे पूछे तो ये उपाधि है परमारवंशी राजा मुंज की, ये सारी उपाधियां हैं। परमारवंशी राजा मुंज की हत्या किसने करवाई थी, अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणी के चालुक्य वंशी राजा तैलभ द्वितीय। तैलभ द्वितीय ने ही इसकी हत्या करवाई थी। परमारवंशी राजा मुंज के बाद अगला परमार वंश का राजा कौन होता है, तो सिंधुराज होता है, ठीक है। किसने धारा नगरी में एक सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जानते रहेगा
राजा भोज ने जो है धारा नगरी में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? परमारों की राजधानी उज्जैन से हटाकर धारा नगरी को स्थापित की थी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा परमारवंशी राजा भोज। अद्ध धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती सर्वे पंडिता खंडिता भोज राजे दिवंगते। अगर ये कहा जाए ये पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त की गई है तो आप बता सकते हैं कि परमारवंशी राजा भोज के लिए ये पंक्ति प्रयुक्त की गई है। और कभी कभी आप सुनते होंगे एक बड़ी फेमस युक्ति है, लोग कहते भी हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये भी इसी राजा के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस तरीके से जब भी अगर आपसे परमारवंशी शासकों के बारे में जो भी आने वाले संभावित क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं चाहमान वंश के बारे में। परमारवंश के बाद अगला जो, आइए अब आगे देखते हैं चाहमान वंश। देखिए, चाहे इसको चाहमान वंश कहे चाहे चौहान वंश कहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ समझने के लिए, चौहान वंश या चाहमान वंश। ठीक है, जहाँ तक बात चौहान या चाहमान वंश की है तो ये दिल्ली का एक प्रसिद्ध वंश होता है, इसकी राजधानी अजमेर होती है। ठीक है, तो अजमेर में ये लोग शासन करते थे। अजमेर याद रखिएगा जब भी पूछा जाए। अजमेर में इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है, जिसने इस वंश की स्थापना करी, तो संस्थापक शासक होता है वासुदेव। जब भी अगर पूछा जाए कि चाहमान वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है तो इस वंश का जो संस्थापक होता है वो वासुदेव होता है। वासुदेव ने ही चाहमान वंश की स्थापना करी और ये पहले तो दिल्ली के तोमरों के अधीनता स्वीकार करते थे। बाद में चाहमान वंश के शासकों ने अपने आप को एज ए स्वतंत्र घोषित किया। और इस वंश के बारे में जहाँ तक जानकारी है तो इसके बारे में जानकारी जो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, अलबरूनी, निजामी, हसन निजामी, फरिश्ता, आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है तो ये जानते रहिएगा, ये चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई इसने लिखा पृथ्वीराज रासो। और ये किसका दरबारी कवि था तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि होता है पृथ्वीराज रासो, जिस क्या रचयिता चंद बरदाई। और पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है तो ये पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हम्मीर महाकाव्य ये पूछा जाएगा कि हम्मीर महाकाव्य ये किसकी रचना है तो जयचंद की है। जयचंद ने लिखा हम्मीर महाकाव्य। ठीक है, तो ये तीनों रचनाओं के बारे में इसके रचयिता कौन है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है भारवी ने लिखा किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसकी रचना है तो ये भारवी की है। जब भी अगर आपसे पूछा जाए तो नाम जानते रहिएगा, भारवी, इसी ने लिखा था किरातार्जुनियम। ठीक है, और किरातार्जुनियम में भी कुछ इस से चाहमान वंश से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ऐसे सारे ग्रंथ हैं जिनसे इनके हसन निजामी ताजुल मासूर नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें भी इसके बारे में। और फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता लिखा। अलबरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद जैसे ग्रंथ की रचना करी। तो इन सभी ग्रंथों से जो है इनके चाहमान वंश के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनकी रचनाओं से आने वाले संभावित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने लगे हाथ इन सभी की रचनाओं के बारे में भी आपको बता दिया। जानते रहिएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस वंश का यूँ कहे कि सबसे शक्तिशाली जो शासक होता है चाहमान वंश का वो होता है विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव होते हैं इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है। और ये कहा जाता है इसने किसी तुर्क शासक को पराजित किया था, इसीलिए इसे तुर्कों का विजेता भी कहा जाता है।
और इसने अजमेर में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था, सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कहा जाता है उसी की दीवारों पे, सरस्वती की दीवारों पर ही 2.5 दिन का जो सरस्वती मंदिर को बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर उसकी जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी की दीवारों पे हरकेली नामक नाटक का उल्लेख हुआ है। तो जब कभी आपसे पूछे कि हरकेली नामक नाटक किसकी रचना है, तो ये आप बता सकते हैं विग्रहराज चतुर्थ विसल देव की है। और ये कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है, तो ये अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े से पहले यहाँ पे सरस्वती मंदिर हुआ करता था, उसी सरस्वती मंदिर की दीवारों पर हरकेली नामक नाटक का उल्लेख मिलता है। ये जब भी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा, आप बता सकते हैं। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव के बाद इस वंश का जो अगला शासक होता है वो कहें सोमेश्वर होता है। और सोमेश्वर का ही लड़का जो इतिहास प्रसिद्ध शासक होता है, जिसके बारे में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इस वंश का एक शक्तिशाली राजा होता है। ये किसका पुत्र था, ये भी कभी कभी पूछा जाए तो सोमेश्वर का पुत्र होता है, याद रखिएगा, सोमेश्वर। इसके पिता का क्या नाम था, तो सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम क्या था, ये कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वीराज के पिता का नाम था सोमेश्वर। ठीक है। और ये इतिहास प्रसिद्ध शासक होता है। पृथ्वीराज, इसकी उपाधि जो थी, सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर की थी। कभी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। सोमेश्वर, कभी कभी इसकी माता का नाम भी पूछ लेता है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था, कर्पूर देवी। कर्पूर देवी, याद रखिएगा, कर्पूर देवी इसकी माता का नाम था। जब भी अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय जब 16 वर्ष, ये अल्पवयस्क शासक था, लगभग 13-14 वर्ष की उम्र का बालक था, तभी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और पिता के मरने के बाद एज संरक्षक के रूप में इसकी माता कर्पूर देवी ने शासन सत्ता संभाला। और इसका चाचा जो होता है उसने जो है एज इसके संरक्षक के रूप में शासन सत्ता को संभाला था। और जब ये वयस्क हो जाता है, वयस्क होने के बाद ये इसने स्वयं शासन सत्ता अपने हाथ में ली। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये शब्दवेदी बाण भी चलाता था। तो इतिहास में ऐसा कौन सा शासक हुआ जो शब्दवेदी बाण चलाता था, अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो ये जानते रहिएगा, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का राजा, जो एक शक्तिशाली राजा होता था, ये शब्दवेदी बाण चलाता था। इसका चंदेलों के साथ युद्ध हुआ था। चंदेल वंशी राजा इसका जो समकालीन होता है, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष होता है। तो चंदेल वंशी शासक होता है परमार्दी देव। परमार्दी देव, याद रखेगा, परमार्दी देव होता है इस वंश का, चंदेल वंश का जो इसका समकालीन, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन शासक होता है। और परमार्दी देव के साथ इसका युद्ध होता है। और इसी युद्ध में परमार्दी देव के दो बनाफर सरदार होते हैं, जिसका नाम होता है आल्हा और उदल। आल्हा और उदल की हत्या इसी समय होती है, आल्हा उदल। तो आल्हा और उदल दोनों बनाफर सरदार पृथ्वीराज तृतीय चौहान के बीच में के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए तो ये बता सकते हैं। ठीक है। और चंदेलों के साथ इसका संघर्ष हुआ था। और इसका संघर्ष जो है जयचंद के साथ भी इसकी शत्रुता थी। गहड़वाल वंशी राजा जयचंद होता है, जयचंद के साथ इसकी शत्रुता थी। जयचंद की पुत्री संयोगिता को इसने भरे स्वयंवर से उसका अपहरण करके लाया हुआ था। तो ये भी कहीं न कहीं इसकी एक ये कहें शत्रुता का कारण था जयचंद और इसके बीच। इसी के समय में तुर्क ये कहें कि मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी, उसने भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गोरी का तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चौहान से युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध ये बड़ा फेमस युद्ध है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि तराइन कहाँ है। अगर पूछ ले तो बताइएगा कि हरियाणा। तराइन कहाँ है, हरियाणा, याद रखिएगा। और ये तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था।
किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, और जब ये पीठ दिखाकर भाग रहा था घायल अवस्था में, तो मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया, इसको जाने दिया। ये इसकी एक बड़ी भूल होती है। इतिहास में इसीलिए एक पंक्ति कही गई है कि लम्हों की खता होती है, अंजाम सदियों को भुगतना पड़ता है। यद्यपि पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी भूल और पृथ्वीराज चौहान की एक छोटी सी भूल और मोहम्मद गोरी को संभलने का मौका दे देती है। पुनः मोहम्मद गोरी जाने के बाद अपने आप को संगठित करता है, अपनी सैन्य सेना को संगठित करता है, और संगठित करने के बाद 1 वर्ष के बाद यानी 1192 में ही ये तराइन का वही मैदान होता है जहाँ पे तराइन का पहला युद्ध हुआ था। उसी मैदान में दूसरी बार 1192 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी फिर इसके सामने आ जाता है, और उसी समय परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई थी। मोहम्मद गोरी का भारतीय राजपूत शासकों से थोड़ी सी वैमनस्यता चल रही थी, और इसीलिए इसने जब भारतीय राजपूतों को मिलाना चाहा अपनी तरफ, कोई भी राजपूत शासक इससे मिलता नहीं है, और जो इसके हार का एक कारण बनता है। और इसका जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ सामना होता है, तो उस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चौहान पराजित हो जाता है, और पराजित के होने के बाद इसका जो दरबारी कवि होता है चंदबरदाई, इसने पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख किया कि पराजित होने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और गोरी ने इसको जो है इससे पूछा कि तुम्हारे जीवन की अंतिम इच्छा क्या है? तो इसने बताया कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है कि जो हमारा दरबारी कवि है चंदबरदाई, ये कोई एक कविता सुनाए और मेरे हाथ में धनुष बाण दे दिया जाए। तो इसने एक कविता सुनाई कि 4 गज 24 अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इसने बताया, और इस कविता के माध्यम से ये पता चलता है कि इसने एक शब्दवेदी बाण चूंकि ये चलाता ही था, और एक बाण में इसने मोहम्मद गोरी का काम तमाम कर दिया। लेकिन वहीं पर हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा, और ताजुल मासिर में इस घटना का उसने खंडन करते हुए ये बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अपने अधीन शासन करने के लिए बाद में छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही इसने विद्रोह करना चाहा, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करा दी, और उसके बाद जो है इस वंश का जो है अंत हो जाता है। इस तरीके से जब कभी अगर आपसे चाहमान वंश के बारे में पूछे, तो ये चाहमान वंश का इतिहास रहा, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।